बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चे आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना बायो का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। हम चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे हैं, इसका नाम है होम्योस्टैसिस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। होम्योस्टैसिस के हमने 3 मैकेनिज्म्स का जिक्र किया था अपने लास्ट लेक्चर में। सबसे फर्स्ट मैकेनिज्म था ऑस्मोरेगुलेशन, यानी किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी में वाटर है या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को अपनी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली मेंटेन रखते हैं, उसे ऑस्मोरेगुलेशन कहा जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स पढ़ा था, यानी प्लांट्स किस तरह से अपना वाटर जो है उसे बैलेंस रखते हैं, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स की जब बात करें तो बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से भी एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स के निस्बत एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो देखा जाता है। तो एनिमल्स में वाटर या फिर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना एज कंपेयर टू प्लांट्स ज्यादा एक क्रिटिकल बैलेंस कंडीशन देखी जाती है। यानी अगर एनिमल्स की बॉडी में वाटर या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं रखा जाएगा तो एनिमल्स सरवाइव नहीं कर सकते। इसीलिए जितने भी एनिमल्स हैं उनमें डिफरेंट मेथड्स देखे जाते हैं, जिन मेथड्स के थ्रू उनमें वाटर या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को एक खास रेंज में बैलेंस रखा जाता है। दो मेन मेथड्स, दो मेन कंडीशंस देखी जाती हैं एनिमल्स में, दो टर्म्स जो है जो आप आगे भी फर्दर सुनेंगे। एक टर्म है ऑस्मो कन्फर्मर्स। ऑस्मो कन्फर्मर्स बेसिकली ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने बॉडी फ्लूइड को आइसोटोनिक कंडीशन रखते हैं अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। आइसोटोनिक कंडीशन में रखते हैं अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। जिसमें सेल्स है और सेल के बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें कोई भी बैलेंस या रेगुलेशन जो है वो ना देखी जाए। यानी जैसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वैसी ही सेल के इंटरनल कंडीशन भी देखी जाए। इसके लिए किसी भी एक्टिव मेथड की या फिर पैसिव मेथड की जरूरत ना हो कि हम वाटर है या सॉल्ट या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखें, बल्कि पहले से ही इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों सेम कंडीशंस देखी जाए। तो ऐसे एनिमल्स जो अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आइसोटोनिक रखते हैं, चाहे वो मेरीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है या फिर फ्रेश वाटर, तो ऐसे एनिमल्स को ऑस्मो कन्फर्मर्स कहा जाता है, जिन्हें एक्टिवली अपने इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को बैलेंस करने की या रेगुलेट करने की जरूरत ना हो। ऐसे एनिमल्स को ऑस्मो कन्फर्मर्स कहा जाता है। इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास वर्टिब्रेट्स में हैगफिश आ जाती है। सेकेंड एग्जांपल हमारे पास मोस्टली जितने भी मेरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं वो एग्जाम्पल में आ जाते हैं। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स हैं, हैगफिश है और मोस्टली मेरीन इनवर्टिब्रेट्स जो है ऑस्मो कन्फर्मर्स की डेफिनेशन की जो आपके एग्जाम्पल है उसमें आ जाते हैं। सेकंड कंडीशन जो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है दैट इज ऑस्मो रेगुलेटर्स। इसके नाम से ही आप देख सकते हैं, यानी जो अपनी ऑस्मोटिक स्टेट को रेगुलेट कर रही हैं, अपनी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज कर रही हैं या फिर एडजस्ट कर रही हैं, ऐसे एनिमल्स को ऑस्मो रेगुलेटर्स कहा जाता है। अब फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो किसी एक एनवायरनमेंट में नहीं रहते। फिशेस की ही बात कर लेते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसी फिशेस हैं जो अपनी लाइफ टाइम का या कुछ सीजन जो है वो मेरीन वाटर में रहती हैं, क्योंकि कुछ सीजन जो है वो फ्रेश वाटर में मूव कर जाती है। अब ऐसे एनिमल्स जो कि किसी एक एनवायरनमेंट में नहीं रहते,
इन्वायरमेंट में जाते हैं, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी इंटरनल स्टेट जो है उसे रेगुलेट करते हैं, चेंज करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को ऑस्मो रेगुलेटर्स कहा जाता है। ऑस्मो रेगुलेटर्स की अगर हम बात करें तो इसमें मोस्टली फ्रेश वाटर एनिमल्स जो हैं वो आ जाते हैं, क्योंकि अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। या इसमें आप कह सकते हैं मेरीन या फ्रेश वाटर या फिर टेरिशियल एनिमल्स भी ऑस्मो रेगुलेटर्स पर आ जाते हैं। टेरिशियल एनिमल्स जमीन पर पाए जाने वाले एनिमल्स, ड्राई लैंड पर पाए जाने वाले एनिमल्स को कहा जाता है, क्योंकि वो एक जगह पर नहीं रहते, मूव करते रहते हैं, अपने एरियाज चेंज करते रहते हैं। तो हैबिटेट चेंज होगा तो उन्हें अपना इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट भी जो है उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है, इसलिए उन्हें ऑस्मो रेगुलेटर्स कहा जाता है। ये दो टर्म्स थी जो कि मेन एनिमल्स में देखी जाती है, या तो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं या फिर उन्हें ऑस्मो रेगुलेटर्स कहा जाता है। अब ऑस्मो रेगुलेशन हमने अभी बेसिक उसकी इंफॉर्मेशन स्टडी की। अब हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन को डिफरेंट एनवायरनमेंट में। ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। सबसे फर्स्ट कंडीशन जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे वो है मेरीन एनवायरनमेंट। मेरीन एनवायरनमेंट यानी सी वाटर की बात की जा रही है। अगर इसकी कंडीशन देखें तो आप जानते हैं कि मेरीन एनवायरनमेंट में सॉल्ट कंडीशन जो है वो ज्यादा पाई जाती है। सॉल्ट जो है वो ज्यादा देखा जाता है एज कंपेयर टू इंटरनल जितने भी एनिमल्स हैं उनके इंटरनल सेल्स की बात करें उसमें सॉल्ट्स जो हैं वो लेस देखे जाते हैं। सॉल्ट जो है वो लेस देखे जाते हैं, जबकि वाटर जो है मेरीन वाटर उसमें सॉल्ट्स जो है वो ज्यादा देखे जाते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं वाटर है या सॉल्ट है, कोई भी चीज हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करती है, क्योंकि मेरीन वाटर में सॉल्ट ज्यादा पाया जाता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ज्यादा सॉल्ट जो है बॉडी के इंटरनल सेल्स में एंटर होता है। तो मोस्टली जितने भी मेरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं उन्हें ऑस्मो कन्फर्मर्स देखा जाता है, वो अपने बॉडी को रेगुलेट नहीं करते, जिसमें हमारे पास वर्टिब्रेट्स में हैगफिश की एग्जांपल भी आ जाती है। हैगफिशेस भी अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को आइसोटोनिक रखती हैं सी वाटर के अकॉर्डिंगली। लेकिन कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करें तो उनमें सॉल्ट कंसंट्रेशन बॉडी में कम होती है, सी वाटर से सॉल्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा उनकी बॉडी में जो है एंटर होता जाता है। जैसे मैंने बात की एनिमल्स की इंटरनल सेल्स में सॉल्ट कंसंट्रेशन कम देखी जाती है, सॉल्ट कम होगा, बाहर पानी में ज्यादा होगा, तो सॉल्ट हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करेगा और एक्सटर्नल वाटर से बॉडी में एंटर हो जाएगा। जब बॉडी में सॉल्ट ज्यादा एंटर होगा तो वहां पर सॉल्ट की रेगुलेशन देखी जाती है। फिर ऐसे एनिमल्स सॉल्ट को एक्टिवली मेथड्स को यूज करते हुए एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है बॉडी से रिमूव करते हैं। वो रिमूवल गिल्स के थ्रू भी देखा जाता है, या कुछ दूसरे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं एनिमल्स में जिनके थ्रू सॉल्ट जो है उसे बॉडी से रिमूव किया जाता है। अब कुछ ऐसे फिशेस हैं जिनमें सॉल्ट कंसंट्रेशन बॉडी में कम पाई जाती है। अब उन सॉल्ट कंसंट्रेशन को पूरा करने के लिए सी वाटर से सॉल्ट है जब बॉडी में एंटर होता है तो वो सारे का सारा सॉल्ट गिल से या फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के थ्रू बॉडी से रिमूव ना हो जाए, तो कुछ सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए बॉडी में उन सॉल्ट्स को यूरिया की फॉर्म में बॉडी में स्टोर कर लिया जाता है। अब यूरिया जो है बेसिकली एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है, अगर ये फिशेस की बॉडी में ज्यादा देर तक रहे तो ये उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए यूरिया से बचने के लिए एक फर्दर केमिकल कंपाउंड देखा जाता है जिसे ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड
ऑक्साइड कहा जाता है, उसे बॉडी में जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है ताकि यूरिया से डैमेज होने से बचा जा सके। इस तरह से ज्यादातर फिशेस जो है जो मेरीन वाटर में पाई जाती हैं उनमें ऑस्मो रेगुलेटर्स भी आ जाते हैं और उसमें ऑस्मो कन्फर्मर्स भी आ जाते हैं। अब ऑस्मो रेगुलेटर्स की हम बात कर रहे हैं, यानी ऐसे फिशेस जो कि अपने बॉडी का सॉल्ट कंसंट्रेशन मेंटेन रखने के लिए सी वाटर से सॉल्ट बॉडी में एंटर भी करती है और उसे रिमूव भी कर देती है। लास्ट में हमारे पास एग्जांपल है बोनी फिशेस की। बोनी फिशेस बेसिकली फ्रेश वाटर में पाए जाने वाली फिशेस हैं, लेकिन इन्हें कहा जाता है कि पहले ये मेरीन वाटर में जो है वो पाई जाती है, ठीक है, यानी अभी भी मेरीन वाटर में भी पाई जाती है, लेकिन इन्हें कहा जाता है कि ये दोनों वाटर में जो है वो देखी जाने वाली फिशेस हैं। और ऐसी फिशेस ज्यादातर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट से बचने के लिए सॉल्ट जो है उसे एक्सक्रीट आउट करती हैं वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में। तो मोस्टली ऐसी फिशेस में यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन की फॉर्म में देखा जाता है, जिसमें कम कंसंट्रेशन वाटर की होती है और ज्यादा कंसंट्रेशन सॉल्ट्स की देखी जाती है। ये हमारे पास थी मेरीन एनवायरनमेंट। अब सेकेंड एनवायरनमेंट की बात करेंगे। सेकेंड एनवायरनमेंट है हमारे पास फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर की बात करें तो ऐसी एनवायरनमेंट जिसमें वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो लो देखी जाती है, जबकि अगर हम बॉडी सेल्स की बात करें तो उनमें सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो हाई देखी जाती है। बॉडी में ज्यादा सॉल्ट पाई जाती है एज कंपेयर टू वाटर, और वाटर में सॉल्ट जो है वो कम पाए जाते हैं। अब वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करेगा, अगर सभी बॉडी सेल्स में से सॉल्ट जो है वो पानी में मूव कर जाएगा तब भी एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। इसलिए फ्रेश वाटर एनिमल्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, उनमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनके थ्रू सॉल्ट जो है उसे पानी से अब्सॉर्ब करते हैं। अब यहाँ पर जो फ्रेश वाटर है उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है। बॉडी सेल्स में वाटर कंसंट्रेशन कम है, सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा है। तो वाटर जो है वो हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा, यानी बाहर से बॉडी के अंदर मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल्स जो है उनमें वाटर की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ऐसे एनिमल्स जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल स्ट्रक्चर जो है वो देखे जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक्स्ट्रा वाटर को पंप करके बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स हैं, अमीबा हैं या पैरामीशियम हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल स्ट्रक्चर देखे जाते हैं। उसके अलावा जितनी भी फिशेस हैं वो एक्सेस वाटर को बॉडी से रिमूव करने के लिए डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा और सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम देखी जाती है। और सॉल्ट की अमाउंट को बॉडी में मेंटेन रखने के लिए या तो सॉल्ट कंटेनिंग फूड इस्तेमाल किया जाता है या फिर गिल्स या फिर स्किन के थ्रू वाटर से सॉल्ट जो है उसे अब्सॉर्ब किया जाता है। लास्ट में हमारे पास थर्ड एनवायरमेंटल कंडीशन जो आ जाती है वो है टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट। टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट यानी हम ड्राई एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट कंडीशन आ जाती है इवैपोरेशन। ड्राई एनवायरमेंट है, जितने भी एनिमल्स हैं उनमें सबसे फर्स्ट जो है वो कंडीशन आ जाती है वाटर का लॉस जो देखा जाता है वो इवैपोरेशन के थ्रू देखा जाता है टेम्परेचर
ज्यादा होने की वजह से वाटर इवेपोरेट हो जाता है, बॉडी सेल्स में से वाटर की कमी जो है वो देखी जाती है। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें तो आर्थ्रोपोड्स जो है और वर्टिब्रेट्स जो है ये सबसे सक्सेसफुल एनिमल्स जो है माने जाते हैं। रीजन क्या है कि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, बॉडी फॉर्मेशन ऐसी है कि ये ड्राई लैंड पर सर्वाइव कर सकते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बॉडी जो है वो ऐसी स्किन से कवर्ड होती है जिसमें वैक्सी एक्सोस्केलेटन भी देखा जाता है इंसेक्ट्स में। जबकि हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उसमें केराटिनाइज्ड स्किन सेल्स या डेड सेल्स की लेयर्स पाई जाती है जो उन्हें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के काबिल बनाती है। उसके अलावा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है इनमें जो कंडोक्टेशन देखी जाती है वो है ड्रिंकिंग, या तो ड्रिंकिंग या फिर ईटिंग मॉइस्ट फूड, यानी ऐसे फूड को लेते हैं जिसमें पानी देखा जाए, पानी पाया जाए, या फिर वाटर को ड्रिंक करके अपनी बॉडी को जो है ऑस्मोटिक स्टेट को मेंटेन रखते हैं। अगर हम बात करें कुछ ऐसे एरियाज की जैसे कि डेजर्ट है जहाँ पे वाटर जो अवेलेबल नहीं होता, लेकिन वहां पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल कैंगरू रैट्स हैं जो कि डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं और ये पानी के बगैर भी कई दिन तक सरवाइव कर सकते हैं। रीजन क्या है? मोस्टली ऐसे एनिमल्स सीड्स पर फीड करते हैं। बीज जो है उनमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की जब मेटाबॉलिज्म होती है उसको तोड़ा जाता है तो उसमें से वाटर जो है वो रिलीज होता है। तो ऐसे एनिमल्स उसी वाटर पर सर्वाइव करके जो है वो अपना फूड हासिल कर लेते हैं या अपना ऑस्मोटिक स्टेट उससे बैलेंस कर लेते हैं। लास्ट में कंडीशन है एनहाइड्रोबायोसिस, यानी ऐसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो कि डिहाइड्रेशन को सर्वाइव कर सकते हैं, उसे टॉलरेट कर सकते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है कुछ ही एनिमल्स में जो है वो देखा जाता है और इस कंडीशन को एनहाइड्रोबायोसिस कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स ये कंप्लीट होता है, बल्कि आपके इस चैप्टर का फर्स्ट मैकेनिज्म ऑस्मोरेगुलेशन का भी यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट